मंजिल तो मिलेगी ही, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास। साथियों, आज मैं प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक विचारधारा और उनके क्रियान्वयन की तुलना करूंगा। साथियों, ये जो नए परिवर्तन के साथ लोग आते हैं, नया परिवर्तन लाना चाहते हैं, कभी भी उनके प्रयासों का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब से रिजल्ट आए हैं मैं ये देख रहा हूं, लगातार हर व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कोई एक कदम का प्रयास नहीं किया, वो भी उनके प्रयासों का उपहास उड़ाता है, उनके प्रयासों का मजाक उड़ाता है। इस समाज में हम सभी लोग जो भी कार्य करते हैं, किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, उसमें हमारी एक निजी इच्छा शक्ति, हमारी एक निजी महत्वाकांक्षा और हमारा एक स्वार्थ जुड़ा होता है। हम समाज सेवा भी करते हैं तो हमें अपेक्षा होती है कि उसके एवज में हमें उसकी क्रेडिबिलिटी या क्रेडिट या उसका कुछ ना कुछ उसके बदले में हमें मिले। ये सबके दिमाग में होता है, सबके मन में होता है। कोई कहता है, कोई मन में रखता है। उसी प्रकार चाहे वो केजरीवाल आए हों, चाहे वो प्रशांत किशोर आए हों, इन तमाम महत्वाकांक्षाओं के साथ ही आए थे और इसी के आधार पर उन्होंने एक वैचारिक लड़ाई लड़ी। अभी जो परिणाम आए हैं वो परिणाम उनके प्रतिकूल हुए, क्योंकि वो दावा बड़े बड़े कर रहे थे। दावे बड़े बड़े करने के बाद उनके दावे फेल होते हुए दिखाई दिए। साथियों, इसमें देखने, समझने और सुनने की जो कुछ बातें हैं वो क्या हैं? क्योंकि जिस समाज का हम हिस्सा हैं, आज नहीं तो कल हम भी किसी ना किसी क्षेत्र में वैचारिक परिवर्तन करना चाहेंगे। उनके संगठन में परिवर्तन करना चाहेंगे, व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहेंगे, नीतियों में परिवर्तन करना चाहेंगे। लेकिन जब इस प्रकार का परिवर्तन हम लोग अचानक एकाएक करना चाहते हैं तो क्या उसके पीछे हमारी कोई स्टडी होती है? नहीं होती है। अगर तो इस प्रकार के परिणाम होते हैं। प्रशांत किशोर की सारी बातें हम सबको अच्छी लग रही थी, आपको भी अच्छी लग रही थी, पूरे बिहार के लोगों को अच्छी लग रही थी, क्योंकि वो बात जरूरी और बुनियादी कर रहे थे। लेकिन क्या बिहार जैसे राज्य में एकाएक व्यवस्था परिवर्तन को वो स्वीकार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी चूक हुई है प्रशांत किशोर जी, और सबसे पहले तो हम कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद चूक की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल का जो दौर था वो दौर एक परिवर्तन का प्राथमिक दौर था। उस वक्त परिवर्तन अपनी पहली सीढ़ी चढ़ रहा था। संसाधन, आधुनिक संसाधन यानी कि जो टेक्नोलॉजी थी वो भी धीरे धीरे अपना पैर पसार रही थी। उतने बहुतायत मात्रा में नहीं थी जितने बहुतायत मात्रा में आज है। वहां पर परिवर्तन की एक बहुत बड़ी लहर थी। उस परिवर्तन के लहर में उस विचारधारा को दिल्ली जैसे छोटे राज्य में, जहां अधिक संख्या पढ़े लिखे और लॉजिकल लोगों की है, उनको सम्मान मिला और उनको उस प्रकार की सफलता मिली। उनका जो संगठन था, उस संगठन में सारे कार्यकर्ता जमीन स्तर पर काम करने वाले थे। उन सबको उस वक्त जब प्रारंभिक तौर पर वे आए, उन सबको अधिकार थे, उन सबको बोलने का अधिकार था, उन सबको अपनी अपनी विचारधारा व्यक्त करने का अधिकार था, जो धीरे धीरे करके नेपथ्य में चला गया और वहाँ पर भी एक हिटलरशाही जैसी व्यवस्था हुई, जिसका परिणाम उन्हें काल में जो समय निरंतर बढ़ता चला गया उसमें उनको भुगतना पड़ा। प्रशांत किशोर ने वो गलती जो अरविंद केजरीवाल ने 15 वर्षों बाद करी थी, 10 वर्षों बाद करी थी, वो पहले ही दिन से करनी शुरू कर दी। उनका ये मानना था जो वो जानते हैं केवल वो जानते हैं। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने चुनाव लड़ पाए। जब आप फेस नहीं हो, जब आप चुनाव लड़ नहीं रहे हो, अपने लोगों को चुनाव लड़वा रहे हो, उस वक्त उन पर भरोसा भी करना जरूरी है। लेकिन आपने सारा का सारा जिम्मा स्वयं ले लिया। यानी ऐसा लग रहा था कि बिहार की जानकारी केवल और केवल एक व्यक्ति के पास है, ना उनके कार्यकर्ताओं को किसी ने देखा। यानी जितना हाइप हुआ, जितना भी सब कुछ हुआ, एक कंधे पे सवार हुए। जो चुनाव लड़े जाते हैं, हम लोग तीसरी पार्टियां जो चुनाव में हारी या जीती हैं उनसे भी सीख सकते हैं। चुनाव वाइल्ड कार्ड एंट्री का नहीं होता है। चुनाव कभी भी पेड कार्यकर्ताओं का नहीं होता। प्रशांत किशोर के पास अच्छा बजट था, अच्छी विचारधारा थी, लेकिन विचारधारा बेची या खरीदी नहीं जाती। विचारधारा
परोसी जाती है, विचारधारा की प्रतीक्षा की जाती है कि वो विचारधारा लोगों के जहन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। सुनना, अच्छा लगना और उसको स्वीकार करना, इन तीनों में फर्क होता है। यहीं पर चूक हो जाती है प्रशांत किशोर जी से। लेकिन उनके प्रयास की पूरी उनके प्रयास का पूरा क्रेडिट उनको देना पड़ेगा और उस बात की तारीफ करनी पड़ेगी, प्रशंसा करनी पड़ेगी। सिर्फ मखौल उड़ाने से, मजाक उड़ाने से कोई भी समीक्षा नहीं होती है। मेरे प्यारे साथियों, अब उनके हम उस चूक की बात करते हैं जब वो अति आत्मविश्वास, अत्यंत आत्ममुग्धता के साथ पेश आने लगे। जहां पर उनका फ्रस्ट्रेशन, खिसियाहट दिखने लगा, वहीं से पब्लिक डिस्कनेक्ट होना शुरू करती है। जब प्रारंभ का समय होता है, प्रारंभिक विचारधारा की बात करते, तो हम जैसे बहुत सारे लोग उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित होते हैं, पूरी नज़र रखते हैं, उनकी एक एक समीक्षा पर नज़र रखते हैं, उनकी एक एक बात पर, उनके एक एक मुद्दे पर नज़र रखते हैं। और सब ज़रूरी मुद्दे थे, एक भी गैर ज़रूरी मुद्दे नहीं थे। लेकिन वो केवल वही वो मुद्दे सुलझा सकते हैं, यहाँ पे उनसे चूक हो जाती है। जितने भी उन्होंने कैंडिडेट्स उतारे, वो कैंडिडेट्स कहीं पर भी दिखाई नहीं देते हैं, उन कैंडिडेट्स की कोई विचारधारा दिखाई नहीं देती है। तो वो एक कहावत तो आपने सुनी हुई है ना कि दूध का जला हुआ बालक दही भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार दिल्ली की जनता केजरीवाल जैसे दूध से जल चुकी है, तो उसी प्रकार की एक्ट ऑफ फंक्शनिंग पे क्यों ना प्रशांत किशोर को भी थोड़ा सा परखा जाए, जांचा जाए, एकदम से सर पे ना बिठाया जाए, यह भी एक कारण हो सकता है। फिर आपके पत्रकारों को दिए गए इंटरव्यू, हम सब जानते हैं कि पत्रकारिता में क्या क्या चीज़ें कैसी कैसी होती हैं, ये किसी से छुपी नहीं होती। ये जो दुनिया है ना, ये सही और गलत दोनों से मिलकर के चलती है, उसका अनुपात बैलेंस करना होता है। एकदम सही बोलकर भी चीजें नहीं होती। आपने पत्रकारों को नीचा दिखाना शुरू कर दिया, किसी भी इंटरव्यू में आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, केवल और केवल वो बात कह रहे हैं, बात आप सही कह रहे हैं लेकिन केवल आप कह रहे हैं। एक तरफा कम्युनिकेशन ने आपको कमजोर कर दिया। किसी भी फील्ड में जब एक तरफा कम्युनिकेशन होता है, वह हमारी अच्छी बातों को भी कमजोर कर देता है। इसीलिए हमेशा टू वे कम्युनिकेशन की बात कही जाती है। हमेशा आपको अच्छा वक्ता होने के साथ साथ अच्छा श्रोता भी होना पड़ता है, तब जाकर के दोनों तरफ का सामंजस्य और तालमेल बैठता है। रही बात चुनाव की, तो चुनाव में हम जो और समीक्षकों के द्वारा चीजें देखे, समझे और जाने, तो ये समझ पाए कि जो पब्लिक होती है ना, वो पब्लिक एक ही दिन में आपको मसीहा नहीं मानती है। वो आए दिन, आपने 5 किलो अनाज की बात कही, 5 किलो अनाज ना साहब उस नेपथ्य में बैठे हुए व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो जाते हैं। वो जो 10,000 रुपये है ना, वो 10,000 रुपये उस व्यक्ति के लिए जो 3 दिन में 300 रुपये कमा करके 900 रुपये एकत्र करता है ना, तो उसके जब 900 रुपये, 1,000 भी नहीं आते उसके खाते में, तो जब उसको 10,000 रुपये मिलते हैं ना, तो बड़ी बात होती है। ये सेंटीमेंट टच करने वाली चीज होती है, ये चुनावी प्रबंधन कहलाता है। विचारधारा आपकी धीरे धीरे इंप्लीमेंट होगी। आपने कहा ये 5 किलो अनाज किसी काम का नहीं है, ये खिचड़ी किसी काम की नहीं है, उनके लिए बहुत काम की है। तो जब आप एकदम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि लोगों को आदत नहीं है ना उस नई व्यवस्था की। उस नई व्यवस्था की आदत धीरे धीरे आपको डलवानी होगी। उसके लिए पुरानी व्यवस्था के साथ तालमेल बिठा करके आपको नई व्यवस्था का इंप्लीमेंटेशन करना होगा। चाहे आप किसी भी संगठन में कार्यरत हो, चाहे आप अपने नौकरी पेशा, बिजनेस, घर परिवार कहीं भी कार्यरत हो, आप एकदम से व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते। आपको वहां से नकार दिया जाएगा और आपको बहुत बुरी तरह से लताड़ पड़ेगी। तो ये छोटे छोटे काम। दूसरा, आपको अपनी टीम पर भरोसा करना पड़ेगा। आपको अपनी टीम को आगे रखना होगा। टीम में एनर्जेटिक लोगों को, भूखे लोगों को, जरूरतमंद लोगों को शामिल करना होगा। आपने वही पुराने रिटायर्ड लोगों को, जो या तो भारतीय जनता पार्टी से खपा थे या जेडीयू से खपा थे या फिर आरजेडी से खपा थे, उन पुराने नेताओं या उनके बच्चों को शामिल किया। आपने वही बिजनेसमैन फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया कि जो खर्चा देगा वही चुनाव लड़ेगा। ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते। केवल विचारधारा शो करने और विचारधारा परोसने, दोनों में फर्क होता है। ये बात लोगों को समझ से परे कर गई। आखिरी में आप चुनाव हार गए।
चुनाव आप हारे नहीं, अगर आप 15-20 सीट लेकर के भी आते और विपक्ष में भी बैठते तो भी कुछ ठीक था। आपको एक भी सीट नहीं मिली तो इसका मंथन तो आपको करना पड़ेगा। अति आत्ममुक्ता से हमेशा बचना चाहिए, ओवर एक्साइटमेंट से बचना चाहिए, केवल हम सही हैं इस बात से भी अपन को बचना चाहिए, तब जाकर के चीज़ें ठीक हो पाती। फिर ग्रॉस रूट लेवल यानी कि आपको कंक्रीट में रहकर मेहनत करना होगा, उनके सुख दुख में शामिल होना पड़ेगा। जब उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी तो आपका कार्यकर्ता वहाँ पर होना चाहिए। जो बाकी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं ना, वो बूथ लेवल पे हमेशा अवेलेबल होते हैं। हर जगह मोदी जी नहीं होते, हर जगह सोनिया गांधी नहीं होती, हर जगह राहुल गांधी नहीं होते, हर जगह लालू प्रसाद यादव नहीं होते, हर जगह नीतीश कुमार नहीं होते, लेकिन उनका जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है सुख और दुख दोनों ही स्थिति में उस जगह पे विद्यमान रहता है जहाँ पर लोग होते हैं। मेडिकल इमरजेंसी में लोग होते हैं, उनका वो सहायता करते हैं, उनका राशन कार्ड बनवाते हैं वो लोग, उनके राशन की व्यवस्था करते हैं, उनके शादी ब्याह की व्यवस्था करते हैं, उनके गमी में जाते हैं, उनके हर तकलीफ में सुख और दुख दोनों में शामिल होते हैं, थाना कोर्ट कचहरी में शामिल होते हैं। ये होती है माइक्रो पॉलिटिक्स और इसे बेचा खरीदा नहीं जा सकता और आपके पेड कार्यकर्ता ये नहीं कर सकते। ये केवल वही कर सकते हैं जिन्हें पॉलिटिक्स में अपने फ्यूचर को क्या करना है, इम्प्रोवाइज करना है। तो आपको अगर बिहार में या किसी और को भी इस प्रकार का चुनावी प्रबंधन करना है और पॉलिटिक्स में आपको अपना एक ऑरा क्रिएट करना है, तो आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को ज़ीरो लेवल की पॉलिटिक्स को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, आरजेडी इन सबसे सीखना होगा, इन सबसे सीखना होगा, चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों। अब एकदम से नई विचारधारा की राजनीति की स्वीकार्यता उस प्रकार की नहीं है जिस प्रकार की अरविंद केजरीवाल के ज़माने में थी। एक बार लोगों ने नई विचारधारा को ट्राई कर लिया, अब वो ट्राई करने से पहले, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात नहीं है, वो बिल्कुल नई और ताज़ी तरीन बात है, और आपका जो एक्ट ऑफ फंक्शन था, जो आपका बिहेवियर था, उस बिहेवियर को आपको बदलना पड़ेगा। चुनाव में आचरण बहुत महत्वपूर्ण है, आपको विनम्रता लानी पड़ेगी, आपको सौहार्दता लानी पड़ेगी, आपको स्वीकार्यता भी लानी पड़ेगी। कोई चीज़ गलत है तो गलत की भी स्वीकार्यता होनी चाहिए। एकदम से आप पूरे तालाब का पानी नहीं पलट सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। जहाँ तक हाँ, लोग कहेंगे कि हार के बाद किसी भी प्रकार का विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीत के और भी फैक्टर होंगे, मैं मानता हूँ। लास्ट में डाले गए 10,000 रुपये बहुत बड़ा अंतर पैदा करते हैं बिहार जैसे राज्य में, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना भी बड़ा अंतर पैदा नहीं करते जितना बड़ा अंतर एकदम जिसको कहते हैं क्लीन स्वीप हो जाना, क्लीन स्वीप भी जैसा अंतर, इसमें विश्वसनीयता होती है, क्रेडिबिलिटी होती है। तो अभी आपको अगले 5 वर्ष अगर आपको बिहार में सच में पॉलिटिक्स करनी है, आप दुनिया को राय देते हैं, तो हम सब भी राय आपको दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसकी उम्र अधिक हो, जिसका तजुर्बा अधिक हो, केवल वही राय दे सकता है। हम सब लोग भी बारीकी से चुनाव, बारीकी से प्रबंधन और ये सारी चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। तो हम सब लोग भी राय आपको दे सकते हैं, और आप जब राय सुनना शुरू करेंगे तो आपके अंदर परिवर्तन होगा, आचरण में भी परिवर्तन होगा और फंक्शन में भी परिवर्तन होगा। दूसरी बात, उन तमाम साथियों से जो केवल उपहास उड़ा रहे, अरे भाई अगले ने प्रयास तो किया है, इतना प्रयास करना ही अपने आप में एक जीत होती है। अब वो उसके पास फंड था, ये आराम से ज़िंदगी बिता सकता था अगला व्यक्ति। फंड का इस्तेमाल करके अगर वो बिहार को सुधारने का प्रयास कर रहा है तो बिहार की पब्लिक को भी सुधरना होगा। दूसरी बात ये है कि आपने जिनको दिखाया है, आपने जिनको जिताया है, अब जिता करके आप फुर्सत मत हो जाइएगा, आप उसका बराबर हिसाब लेते रहिएगा, तभी जा करके आपके बिहार का कल्याण होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और ऐसे ही विश्लेषण जो निष्पक्ष होंगे, इसमें किसी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं है, इसमें किसी राहुल गांधी का पक्ष नहीं है, इसमें किसी आरजेडी का पक्ष या विपक्ष या प्रशांत किशोर की फजीहत नहीं है, लेकिन विचारधाराओं में जहाँ समस्या है उन समस्याओं की बात कही जाएगी, करी जाएगी, क्योंकि हम लोकतांत्रिक लोग हैं और इन्हीं लोगों को तो आप व्यवस्थित कर रहे थे ना। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, मिलते हैं फिर आरजेडी और महागठबंधन की
क्या नीतियां गड़बड़ हो गई, उन नीतियों के बारे में भी बात करने के लिए आज थी बात प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल के चुनावी प्रबंधन की। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको।